हेलो एवरीवन, दिस इज शुभम और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 द फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि फ्रांस में रेवोल्यूशन क्यों आया, कैसे आया और इन सारी चीज़ों ने वहाँ की सोसाइटी को कैसे इम्पैक्ट दिया। तो चैप्टर की शुरुआत होती है एक हिस्टोरिक डेट से, 14 जुलाई 1789। ये डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस दिन फ्रेंच रेवोल्यूशन की शुरुआत मानी जाती है। क्या हुआ था कि पेरिस में हज़ारों लोग सड़कों पर इकट्ठा हो गए थे और वहाँ के किंग लुई 16 ने डायरेक्ट आर्मी भेजने का ऑर्डर दे दिया था। यह देखकर लोगों में अफवाह फैल गई कि किंग ने ओपन फायर का ऑर्डर दिया है और लोग डर गए और टाउन हॉल के सामने इकट्ठा हो गए। फिर डिसाइड हुआ कि खाली हाथ मरने से अच्छा है लड़का मारा जाए, और यही होना था कि गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पर अटैक होने लगे। लोग अंधा घुस गए और फाइनली बैस्टिल जिले पर अटैक हो गया। लोगों ने वहाँ के कमांडर को मार दिया और प्रिजनर्स को रिहा कर दिया। जेल तोड़ डाली गई और लोगों ने इस मोमेंट को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया। ये इवेंट रेवोल्यूशन का ऑफिशियल टर्निंग पॉइंट बन गया, जिसके बाद पूरे फ्रांस में दंगे फसाद होने लगे। लेकिन ये सारी चीज़ें क्यों हुई, ये समझने के लिए हमें टाइम में थोड़ा पीछे जाना होगा। ईयर था 1774, जब 20 साल का लुई 16, जो कि बर्बन डायनेस्टी से बिलोंग करता था, वो फ्रांस का किंग बन चुका था और उसकी शादी हुई ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस मेरी एंटोनेट से। उन्होंने एक बहुत बढ़िया पैलेस में रहने का डिसाइड किया, जो कि उनके वहीं का था। पर यह पैलेस बहुत ज़्यादा लग्जरी होने के साथ साथ बहुत खर्चीला भी था और राजा का खजाना धीरे धीरे खाली होता जा रहा था। उसके बाद भी एक और बड़ी समस्या आ गई कि फ्रांस ने 13 अमेरिकन कॉलोनीज को ब्रिटेन से आज़ाद कराने के लिए सपोर्ट कर दिया। इस वॉर की वजह से फ्रांस का खर्चा और भी बढ़ गया। पहले से ही 2 बिलियन लीवरे का कर्ज था और ये बढ़कर अब 3 बिलियन लीवरे हो चुका था। अगर आपको नहीं पता तो लीवरे उस समय की फ्रांस की करेंसी थी। इतना कर्ज, पैलेस का खर्चा, आर्मी, कोर्ट, यूनिवर्सिटी, सब प्रेशर लुई 16 पर आ चुका था। इसलिए उसने डिसाइड किया कि जनता पर टैक्स बढ़ा देना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम थी, चलिए समझते हैं कैसे। तो 18वीं सेंचुरी में फ्रांस सोसाइटी मेनली 3 ई स्टेट्स में डिवाइडेड थी। फर्स्ट स्टेट में आता था क्लर्जी यानी कि रिलीजियस लीडर, दूसरे में आते थे नोबिलिटी यानी कि राजा और उसके रिश्तेदार, थर्ड स्टेट में आते थे कॉमन लोग जैसे कि पीजेंट, आर्टिसंस, मर्चेंट, लेबर, ये सारी चीज़ें, ठीक है। लेकिन शॉकिंग बात यह थी कि टैक्स तो बढ़ाया गया लेकिन सिर्फ थर्ड स्टेट के लोगों पर बढ़ाया गया। बाकी फर्स्ट और सेकेंड स्टेट ये प्रिविलेज उठा रहे थे कि उन्हें टैक्स ही नहीं देना था। फ्रांस की 90% पॉपुलेशन पीजेंट्स थी, फिर भी उनके पास लैंड नहीं थी क्योंकि लैंड का 60% हिस्सा फर्स्ट और सेकेंड स्टेट के पास था। फार्मर बस उन पर रेंट लेकर काम किया करते थे और वहीं पर इन्होंने टैक्स भी बढ़ा दिया। क्या हुआ था कि थर्ड स्टेट को 3 तरीके के टैक्स देने पड़ते थे। पहला था थाइथ, चर्च को जो टैक्स देना पड़ता था रिलीजियस टैक्स के रूप में 10% क्रॉप का, ठीक है, उसे। दूसरा था थाइल यानी कि डायरेक्ट टैक्स जो कि किंग को दिया जाता था। और तीसरा टैक्स था इनडायरेक्ट टैक्सेस, जैसे कि डेली चीज़ों पर टैक्स होता है, सॉल्ट, ना तम्बाकू, ये सारी चीज़, ठीक है। अब क्या होता है कि पूरी इकॉनमी गरीब लोगों के टैक्स से ही चल रही होती है जो कि ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे थे। और यहाँ पर एक बहुत ही गलत सीन हो जाता है। क्या हुआ था कि 1770s के आखिरी दिनों में एक और क्राइसिस आ जाती है, फूड क्राइसिस। अगर आपको पुरानी रिकॉर्ड्स दिखाए जाएं तो पॉपुलेशन 1715 में 23 मिलियन थी और 1789 में बढ़कर 28 मिलियन हो चुकी थी। फसलें खराब हो गई थी, सूखा पड़ने लगा था, हेल स्टॉर्म आ रहे थे। इस वजह से फसलें पूरी तहस नहस हो चुकी थी। लोगों के पास खाने के लिए नहीं था। ब्रेड के प्राइसेस इसलिए बढ़ने लगे और लोगों की इनकम वहीं की वहीं रह गई। रिजल्ट, लोगों के पास खाने खरीदने के लिए भी पैसे नहीं बचे और इसे कहते हैं सब्सटेंशियस क्राइसिस। ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ लोगों के पास ना पैसा होता है ना फूड, और इसके चलते दंगे फसाद और डेथ दोनों होती हैं। तो क्या हुआ था कि पास्ट में भी पीजेंट्स ने प्रोटेस्ट किया था पर सक्सेस नहीं मिली थी क्योंकि वो पुअर और अनएजुकेटेड थे। लेकिन अब थर्ड स्टेट में एक नया ग्रुप निकला जिसे मिडिल क्लास कहा जाता था, जो थोड़ा पैसे वाला तो था और एजुकेटेड भी था। और वो समझने लगे थे कि बर्थ के बेसिस पर राइट्स मिलना ये एक अनफेयर एडवांटेज होता है और उनको लगता था कि सबको इक्वल राइट्स, लॉ और अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। और मिडिल क्लास की इस सोच को कुछ फिलोसफर्स ने भी सपोर्ट किया। फिलोसफर्स तो जानते ही होगे ना, यानी कि जिनकी खुद की कुछ रहता है, मतलब थ्योरी व्योरी रहती है, उनको फिलोसफर कहते हैं। आई थिंक, बताना है कमेंट में सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ, ठीक है। तो क्या है कि फिलोसफर्स ने भी उन्हें सपोर्ट किया, जैसे कि जॉन लॉक आता है जिसने 2 थीसिस ऑफ गवर्नमेंट लिखी थी, मतलब ये बुक का नाम है, ठीक है, जिसने उसने एब्सोल्यूट मोनार्की को अपोज किया था इस बुक में। उसके बाद रेसो आते हैं जो कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट नाम की बुक लिखते हैं, जिसमें उन्होंने गवर्नमेंट पीपल को चूजन रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू चलाना चाहिए, ऐसा उन्होंने कुछ कहा था। नहीं समझे तो बताता हूँ।
कि गवर्नमेंट क्या लोगों के द्वारा चूज़ की जानी चाहिए, लोग रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करेंगे और उससे गवर्नमेंट बननी चाहिए, समझे ना। ऐसा उन्होंने कुछ अपनी बुक में कहा था। इसके बाद आते हैं मोंटेस्क्यू, जो कि स्पिरिट ऑफ लॉ लिखते हैं। इसके अंदर वो कहते हैं कि पावर को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना चाहिए, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। अगर तुमको इन तीनों के बारे में पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो आगे बता दूंगा। अब ये आइडिया क्या था कि लोगों तक पहुंचता जा रहा था। ये सब आइडियाज लोगों में रेवोल्यूशनरी थिंकिंग लाने के लिए थे, और जब किंग ने नए टैक्सेस अनाउंस किए तो यह गुस्सा एक्सप्लोजन बन गया। आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन। तो दोस्तों, अभी तक जैसा कि हमने देखा कि लुई 16 ने टैक्स बढ़ाने का डिसाइड कर लिया था, लेकिन क्या आपको पता है कि किंग अपनी मर्जी के हिसाब से टैक्स नहीं बढ़ा सकता था। इसके लिए उसे एक स्पेशल मीटिंग बुलानी पड़ती थी, जिसे ईस्टर जनरल की मीटिंग बोलते थे। अब ये ईस्टर जनरल क्या है? ईस्टर जनरल एक पॉलिटिकल बॉडी थी जहाँ पर तीनों स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव मिलकर डिसीजन लिया करते थे, और राजा के पास ये पावर होती थी कि वो जब चाहे जब इस मीटिंग को बुला सकता था। लेकिन एक खास बात यह है कि यह मीटिंग 1614 में ही इसके पहले बुलाई गई थी, और अब 175 साल बाद राजा ने 5 मई 1789 को वर्साई पैलेस में इस मीटिंग को बुलाने का डिसाइड कर लिया। लेकिन मीटिंग के कुछ रूल्स थे। फर्स्ट स्टेट के 300, सेकंड के 300 और थर्ड स्टेट के पूरे 600 रिप्रेजेंटेटिव को लिया जाता था, और थर्ड स्टेट में ज़्यादातर पढ़े लिखे और अमीर लोग ही रिप्रेजेंटेटिव बनते थे। तो इससे क्या हुआ कि वहाँ के किसान, आर्टिसन और औरतों, इन सब लोग को वहाँ पर जाने का भी अधिकार नहीं मिला, जिसकी वजह से इन सब लोगों ने मिलकर 40,000 लेटर्स जमा किए, जिसमें उन्होंने अपनी शिकायतें दर्ज की। तो आप ये डाटा देखकर ही कह सकते हो कि लोगों के अंदर कितना गुस्सा भरा होगा। तो स्टेट जनरल की मीटिंग स्टार्ट होने से पहले आपको इसके एक और रूल बता देता हूँ। क्या है कि हर एक स्टेट को सिर्फ एक ही वोट दिया जाता था, यानी कि फर्स्ट स्टेट को एक वोट, सेकंड को एक और थर्ड को एक। और ऑब्वियस सी बात है कि फर्स्ट और सेकंड स्टेट मिलकर राजा के पक्ष में ही डिसीजन लेंगे, क्योंकि ना तो उन्हें टैक्स देना है, ना ही उन्हें कोई दिक्कत है। और होता भी यही है, राजा के पक्ष में ही डिसीजन जाता है और टैक्स बढ़ाने की अनुमति मिल जाती है। और वहीं पर थर्ड स्टेट ने ये डिमांड कर दी कि वोटिंग सही तरीके से नहीं की जा रही, हर एक इंडिविजुअल मेंबर को वोट देने का अधिकार होना चाहिए। लेकिन राजा ने ये बात मानने से साफ मना कर दिया। बस फिर क्या था, जैसे कि आपको बताया, उसके बाद लोग बाहर निकल गए और 20 जून 1789 को वर्साई पैलेस के टेनिस कोर्ट पे इकट्ठा हो गए और कसम खाई कि फ्रांस का नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। और इस ओथ को टेनिस कोर्ट ओथ भी बोला जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है। और ये सारे लोग जो कि टेनिस कोर्ट में इकट्ठा हुए थे, उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर लिया। और इस नेशनल असेंबली को लीड कर रहे थे 2 लोग, मिराबाऊ और अबेसियस। मैं भी शायद से मैंने सही प्रोनाउंस किया, अगर नहीं किया तो भाई माफ़ कर देना, बाकी तो देखते हैं। मिराबियो नोबल फैमिली से बिलोंग किया करते थे और सीएस एक प्रीस्ट फैमिली से बिलोंग करते थे। तो जैसे कि आपको लग रहा है कि ये दोनों की दोनों थर्ड स्टेट से तो बिलोंग करते ही नहीं थे, दोनों या तो फर्स्ट या सेकंड से करते थे। तो फिर भी इन्होंने साथ दिया क्योंकि उनको लग रहा था कि थर्ड स्टेट के साथ मतलब सही नहीं हो रहा है, उनको बुरा लग रहा था इनके लिए। और फिर मीराबाऊ ने एक स्पेशल स्पीच दी, जिसकी वजह से सब लोग मोटिवेट हो गए। यहाँ टेनिस कोर्ट में तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बात चल रही थी, लेकिन बाहर हालत बिगड़ रहे थे और लोगों की मेन प्रॉब्लम थी वहाँ पर खाने का ना होना, यानी लोगों के पास खाना खाने के लिए तक पैसे नहीं थे। क्या हुआ था कि फसल ख़राब होने की वजह से वहाँ पर बहुत कम प्रोडक्शन हुआ, और जब प्रोडक्शन कम हुआ तो भाई फूड तो लिमिटेड ही है ना, तो उसके प्राइस जो है बढ़ जाएंगे क्योंकि डिमांड ज़्यादा है। ये इकोनॉमिक्स का एक सिंपल सा इक्वेशन है, अगर डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है तो प्राइसेस हमेशा बढ़ेंगे। तो ऐसा ही कुछ होता है कि आसमान छूने लगते हैं वहाँ के प्राइसेस जो भी ब्रेड के होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और प्रॉब्लम आ जाती है कि वहाँ के जो बेकर्स होते हैं वो ब्रेड को छुपाना स्टार्ट कर देते हैं, ताकि जब दाम और ज़्यादा बढ़ जाए तब उस ब्रेड को बेचा जाए। इससे उन्हें ज़्यादा प्रॉफिट होगा और एट द एंड में उनके लिए प्रॉफिट ही मैटर करता था। लेकिन यहाँ पर तो दिक्कत हो जाती है, लोग भड़क जाते हैं, लाइन में खड़े खड़े होकर परेशान हो जाते हैं और एट द एंड में बेकरी पर हमला बोल दिया जाता है और सब ने मिलकर ब्रेड लूट डाली और एट द एंड में बेकर के पास कुछ नहीं बचा। और राजा ने इस हालत को संभालने के लिए आर्मी भेजने का सोचा, लेकिन आपको पता है कि उसके बाद क्या हुआ। 14 जुलाई 1789 बास्तिल जेल पर अटैक हो गया और दोस्तों इस दिन को बोला जाता है द फॉल ऑफ बास्तिल, जिससे शुरू हुआ आउटब्रेक ऑफ रिवोल्यूशन। तो चलिए अब बात करते हैं कि रिवोल्यूशन में लोग कैसे पार्टिसिपेट कर रहे थे, मतलब क्या कर रहे थे रिवोल्यूशन में एक्चुअली। तो इसमें मैंने आपको सिटी के हाल बता दिए कि कैसे दुकानों पर अटैक हो रहे थे और वहाँ से खाना लूटा जा रहा था। लेकिन अगर हम बात करें गांव के इलाके की तो वहाँ पर हालात कुछ और ही थे। क्या था, राजा ने जब आर्मी भेजने का डिसीजन लिया था पेरिस पे, तो ये खबर धीरे धीरे गांव तक भी फैल गई और किसानों को लगा कि राजा हमारी फसल बर्बाद करवाना चाहता है। तो किसानों के पास जितने भी हथियार थे वो सारे हथियार उठाकर वो नोबल्स के किले पर हमला बोल देते हैं, सारे ग्रेन लूट डालते हैं और सारे रिकॉर्ड जला देते हैं। और वहाँ पर जो नोबल्स थे उन्हें डर के मारे अपना देश छोड़कर भी भागना पड़ता है।
ये सब देखकर आखिरकार राजा लुईस 16 नेशनल असेंबली के सामने झुकने के लिए रेडी हो जाता है और कहता है कि हाँ, मैं नेशनल असेंबली की बात मानने के लिए रेडी हूँ। और फिर 4 अगस्त 1789 को एक नया कानून पास होता है जो कि फेडरल सिस्टम को ख़त्म करता है और सारे प्रिविलेजेस हटा देता है। चर्च को जो टैक्स दिया जाता था वो भी ख़त्म कर देता है। यहाँ तक कि जितनी भी ज़मीनें चर्च के पास थी वो सारी ले ली जाती हैं और सरकार के अधीन कर दी जाती हैं। इससे सरकार की वेल्थ भी लगभग 2 बिलियन लिवरे हो चुकी थी और अब फ्रांस बन चुका था ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। इसका मतलब राजा तो रहेगा पर उसकी पावर को कंट्रोल करेगा कॉन्स्टिट्यूशन। अब पावर को 3 हिस्सों में बांट दिया जाता है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेचर का मेन काम था कानून बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम था उसे लागू करना और जुडिशरी का काम था न्याय देखना कि अगर कोई उस कानून का उल्लंघन करता है तो उसके साथ क्या करना होगा। अब चलिए नेशनल असेंबली की बात करते हैं। नेशनल असेंबली में टोटल 745 मेंबर थे। किंग और उनके मिनिस्टर जो कि पहले पूरे राज्य पर शासन किया करते थे वो सिर्फ और सिर्फ अब एग्जीक्यूटिव का हिस्सा बन चुके थे और न्याय करने का काम जो कि पहले किंग के पास था अब उससे ये पावर छीनकर जुडिशरी के जजेस को दे दी जाती है। और अब राजा के पास सिर्फ एक पावर बची थी, वीटो पावर। वीटो पावर ऐसा कुछ होता है कि अगर उसे कोई कानून पसंद नहीं आता है तो वो उसे रोक सकता था, बस इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कर सकता था। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि नेशनल असेंबली के मेंबर्स को चुना कैसे जाता था। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि लोग चाहते थे कि इंडिविजुअल वोटिंग राइट्स हो, पर यहाँ पर आज़ादी मिलने के बाद एक थोड़ा सा चेंज किया जाता है। जैसे कि आपको पता है कि उस टाइम में फ्रांस की पॉपुलेशन थी 28 मिलियन, लेकिन इनमें से सिर्फ 4 मिलियन लोगों को एक्टिव सिटीजन बोला जाता था। एक्टिव सिटीजन कौन थे? ये सिर्फ और सिर्फ मेल होते थे जिनकी उम्र 25 साल से ऊपर होती थी और इसके साथ साथ वो टैक्स भी देते थे। बाकी सब औरतें, बच्चे, गरीब ये सब पैसिव सिटीजन कहलाते थे जिन्हें वोट देने का अधिकार नहीं था। मतलब उतना दिमाग ही नहीं होगा ना भाई, वोट कैसे देंगे, तुम समझो ना। अब हम बात करते हैं कि जजेस को कौन इलेक्ट करता था, तो इसको भी एक्टिव सिटीजन ही डायरेक्ट चुनते थे। और हाँ, इस नए कॉन्स्टिट्यूशन के साथ लोगों को कई राइट्स भी मिल गए, जैसे राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वलिटी बिफोर लॉ। ये सारे राइट्स के बारे में तुम्हें पहले से ही पता होगा। चलिए अब इसके बाद नए टॉपिक पे चलते हैं। फ्रांस एबॉलिशेस मोनार्की एंड बिकम रिपब्लिक। तो दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद भी फ्रांस में प्रॉब्लम ख़त्म नहीं हुई थी। क्यों? क्योंकि अभी भी सभी लोगों को वोटिंग राइट्स नहीं मिले थे। लोग खुश नहीं थे, ऊपर से किंग लुईस 16 भी फ्रस्ट्रेटेड था। अब सोचो ना कि कौन सा राजा होगा जो चाहेगा उसकी पावर कम हो जाए। इसलिए लुईस 16 ने एक प्लान बनाया। उसने अपने पड़ोसी देश जैसे कि ऑस्ट्रिया, प्रूशिया, इनके रूलर्स के साथ हाथ मिलाया और एक प्लान रेडी किया जिसमें वो नेशनल असेंबली को ख़त्म कर देंगे। इसमें ऑस्ट्रिया और प्रूशिया ने भी तुरंत हाँ कह दिया क्योंकि उनको डर था कि कहीं उनके देश में भी ऐसा कोई रिवॉल्ट ना हो जाए। लेकिन इससे पहले वो कुछ कर पाते, 1792 में नेशनल असेंबली ने खुद ऑस्ट्रिया और प्रूशिया के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर दी। मतलब सीधी सी बात थी, तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, हम खुद आके तुमसे फाइट करेंगे। और एट द एंड में फ्रांस जीत जाता है क्योंकि इसमें लोग इस वॉर को एक नॉर्मल वॉर की तरह ट्रीट ही नहीं कर रहे थे। वो सोच रहे थे कि एक फाइट है राजा महाराजाओं के शासन के खिलाफ। इसलिए आम लोग भी वॉलंटियर बनकर आर्मी में ज्वाइन करने लगे। रिवोल्यूशनरी सॉन्ग गाए गए लोगों को मोटिवेट करने के लिए। इन्हीं में से एक सॉन्ग था ला मार्शले, जो कि बाद में फ्रांस का नेशनल एंथम बन गया। लेकिन इस जीत के बावजूद भी फ्रांस की इकॉनमी ऑलमोस्ट क्रैश हो चुकी थी, वेल्थ लगभग बर्बाद हो चुकी थी और लोग इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहे थे। अब लोगों को समझ में आ गया था कि कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ना कोई दिक्कत है, क्योंकि सारे के सारे वोटिंग राइट्स सिर्फ वेल्दी क्लास को ही मिल रहे थे और हमारे जैसे गरीब लोगों की कोई भी नहीं सुन रहा था। इसलिए लोगों ने पॉलिटिकल क्लब बनाना शुरू कर दिया जिसमें वो ऐसे ही कुछ आइडियाज़ को डिस्कस करते थे। इसमें से सबसे पॉपुलर बना जैकोबिन क्लब, जिसका लीडर था मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। इसमें मोस्टली लोअर क्लास के लोग आते थे जैसे कि पीसेंट्स, आर्टिसन, शूमेकर, सर्वेंट। इन लोगों ने अपनी एक अलग ही पहचान बनाई। ये लोग स्ट्रिप ट्राउजर पहनते थे और रेड कैप लगाते थे जो कि सिंबल ऑफ लिबर्टी था और बाकी सारे लोग इन्हें सैंस क्लॉस्टिक के नाम से जानते थे। लेकिन इसके बाद एक और दिक्कत हो जाती है। 1792 में पेरिस में फूड शॉर्टेज हो जाता है जिसकी वजह से लोग गुस्सा हो जाते हैं और फिर जैकोबिन क्लब ये डिसाइड करता है कि किंग पर अटैक कर देना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं किंग कोई भी अगर लॉ पास होने वाला होता था तो उसे वीटो पावर से रोक लिया करता था। फिर 10 अगस्त 1792 में बहुत बड़ी संख्या में लोग पैलेस पर हमला बोल देते हैं, वहाँ के गार्ड्स को मार देते हैं और फाइनली लुईस 16 को अरेस्ट कर लिया जाता है। फिर नेशनल असेंबली ये डिसाइड करती है कि किंग और उसकी फैमिली को जेल में डाल दिया जाएगा और कॉन्स्टिट्यूशन भी बदल दिया जाएगा और इसके साथ ये नेशनल असेंबली का भी यहीं अंत हो जाता है और अब एक नया सिस्टम बनता है जिसमें हर मेल को वोटिंग राइट्स दे दिया जाता है।
वोटिंग एज जो कि पहले 25 साल थी अब उसे घटाकर 21 साल कर दिया जाता है। और फिर 21 सितंबर 1792 में मोनार्की को ख़त्म करके फाइनली फ्रांस ऑफिशियली रिपब्लिक बन जाता है। फिर आती है डेट 21 जनवरी 1793। किंग लुई 16 को पब्लिक के सामने गिलोटिन से एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। गिलोटिन ये हथियार का नाम है, ठीक है। फिर कुछ महीनों बाद उसकी वाइफ मैरी एंटोनेट भी मारी जाती है। अब फ्रांस की पूरी पावर रॉबेस्पियर और जैकोबिन के हाथ में आ चुकी थी, लेकिन रॉबेस्पियर का रूल बहुत स्ट्रिक्ट था। उसे जिस पर भी डाउट होता था कि ये मेरे अगेंस्ट है, उसे अरेस्ट कर सीधा ही गिलोटिन पर चढ़ा देता था। इसलिए नोबल्स, क्लर्जी और ऐसे ही बहुत सारे लोग जो इसके खिलाफ थे उन्हें सेफ फील नहीं हो रहा था। इसके साथ साथ रॉबेस्पियर ने एक रूल लागू कर दिया। उन्होंने ब्रेड के प्राइजेस को फिक्स कर दिया और जैसे टाइटल होते थे ना कि लोग इसको सर या मैडम करके बुलाएंगे, कोई भी अगर इंसान होगा जो उनसे बड़ा होगा, तो इसको पूरी तरीके से बैन कर दिया और जितने भी चर्च थे उन्हें बंद करके वहाँ ऑफिस बना दिए गए। लेकिन इसका रिजल्ट बिल्कुल अपोजिट हुआ। लोग रॉबेस्पियर से भी नफरत करने लगे और फिर जुलाई 1794 में रॉबेस्पियर को ही अरेस्ट कर लिया गया और अगले दिन उसे भी गिलोटिन वाली सजा दे दी गई। जैकोबिन और रॉबेस्पियर के खत्म होने के बाद पावर मिडिल क्लास के हाथ में आ गई। मतलब जो सोसाइटी के वेल्दी क्लास लोग थे अब वही सरकार चला रहे थे। अब एक नया सिस्टम बनाया गया जिसे डायरेक्टरी बोला गया। डायरेक्टरी की खास बात ये थी कि वोटिंग राइट्स अब सिर्फ और सिर्फ उन्हीं मर्दों को दिए जाते थे जिनके पास प्रॉपर्टी थी, यानी कि गरीब और बिना प्रॉपर्टी वाले लोगों के पास अब वोटिंग का अधिकार नहीं था। अब पावर का भी अच्छे से डिवीजन किया जाता है ताकि सिर्फ एक व्यक्ति के पास सारी पावर ना रहे, जैसे कि रॉबेस्पियर के पास पूरी पावर थी। 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाए जाते हैं जो कि कानून बनाएंगे, उनकी देखरेख करेंगे और एक डायरेक्टरी बनाई जाती है जिसमें 5 मेंबर होते हैं। मतलब अब डिसीजन लेने के लिए इन 5 लोगों की राय लेना बहुत इंपॉर्टेंट था। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम थी, काउंसिल और डायरेक्टरी के बीच बार बार क्लैशेस होते रहते थे। डायरेक्टरी के 5 मेंबर भी आपस में लड़ते रहते थे और इसका रिजल्ट क्या हुआ? पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। मतलब सरकार ठीक से काम नहीं कर पा रही थी। और आप खुद ही सोचो, अगर सरकार कमजोर होगी और अनस्टेबल होगी तो इसका सबसे बड़ा फायदा किसे मिलेगा? आर्मी और मिलिट्री के लीडर्स को। और यही होता है फ्रांस में। आर्मी का एक जनरल नेपोलियन बोनापार्ट इस इनस्टेबिलिटी का फायदा उठाकर धीरे धीरे पावर अपने हाथों में कर लेता है और फाइनली नेपोलियन ने सरकार पर कंट्रोल कर लिया और खुद को रूलर बना लिया और यहीं पर फिर से फ्रांस में मोनार्की स्टैब्लिश हो जाती है। डिड वुमेन हैव अ रिवॉल्यूशन? तो देखो, जब फ्रांस में रिवॉल्यूशन चल रहा था तब से मर्द ही एक्टिव नहीं थे, महिलाएं भी इस रिवॉल्यूशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा थी। जब नेशनल असेंबली ने प्रूशिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर दी थी तब घर की सारी जिम्मेदारी महिलाओं के कंधों पर आ चुकी थी। थर्ड स्टेट की कई महिलाएं अपने परिवार को संभालने के लिए छोटे छोटे काम करने लगी थी। कोई फूल बेच रहा था, कोई सब्जी बेच रहा था और कोई सिलाई कर रहा था ताकि घर का खर्चा निकल सके। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम थी, वो काम तो कर रही थी लेकिन उन्हें बराबरी का पैसा नहीं मिलता था। मतलब अगर कोई काम है जिसे कोई मर्द कर रहा है तो उसे ज्यादा पैसे मिलते थे और औरत को उस सेम काम के लिए कम पैसे दिए जाते थे। ऊपर से ज्यादातर महिलाएं पढ़ी लिखी भी नहीं थी क्योंकि उनके पास पैसे ही नहीं थे कि वो स्कूल अफोर्ड कर पाए। इसलिए थर्ड स्टेट के जो अमीर लोग थे उनकी बेटियां ही सिर्फ पढ़ने के लिए जाती थीं, फिर उनकी शादी कर दी जाती थी और उसके बाद उनका पूरा जीवन घर गृहस्थी संभालने में ही निकल जाता था। अब सोचो, जब हालात ऐसे हों तो महिलाएं क्या चुप बैठ सकती थी? उन्होंने भी सोचा कि हम अपने हक के लिए लड़ाई करेंगे। जिस तरह मेंस ने अपने अपने पॉलिटिकल क्लब्स बनाए थे उसी तरह महिलाओं ने भी क्लब्स बनाना शुरू कर दिया था। लगभग 60 क्लब ऐसे बनाए गए जिसमें महिलाएं इन सारी समस्याओं को डिस्कस कर रही थी और अपनी आवाज भी उठा रही थी। इनमें से ही 2 क्लब बहुत ही ज्यादा फेमस हुए। एक था द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन। इन क्लब्स की सबसे बड़ी डिमांड ये थी कि वुमेन्स को भी मेंस के अकॉर्डिंग इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, क्योंकि जब 1791 का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था तब महिलाओं को पैसिव सिटीजन में डाल दिया गया था, यानी कि उनके पास वोटिंग राइट्स ही नहीं थे उस वक्त भी। और बस यही बात महिलाओं को सबसे ज्यादा चुभ रही थी। वो चाहती थी कि उन्हें भी पॉलिटिकल राइट्स मिले और उन्हें भी बराबरी का मौका दिया जाए। लेकिन ये सब देखकर तुम ये मत कहना कि नेशनल असेंबली ने महिलाओं के लिए कुछ भी नहीं किया। एक्चुअली असेंबली ने महिलाओं के लिए बहुत सारे नए कानून भी बनाए थे, जैसे कि 1791 के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सभी लड़कियों के लिए स्कूल जाना कंपलसरी कर दिया गया था और लड़कियों की शादी उनकी मर्जी के बिना नहीं की जा सकती थी, क्योंकि 1791 के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग शादी को एक कॉन्ट्रैक्ट माना गया था जिसमें अगर महिला खुश नहीं है तो तलाक दे सकती थी। सिर्फ इतना ही नहीं, वुमेन्स जो है ट्रेनिंग लेकर बिजनेस भी स्टार्ट कर सकती थी। तो ये सब बदलाव किसकी वजह से है? नेशनल असेंबली की वजह से है। भले ही उसने सबको इक्वल पॉलिटिकल राइट्स नहीं दिए थे पर उसने काफ़ी कुछ मदद तो कर ही दी थी। लेकिन फिर जब जैकोबिन गवर्नमेंट आई तो उसने महिलाओं के लिए सारे क्लब्स बंद करवा दिए और उनकी पॉलिटिकल इक्वलिटीज़ को भी पूरी तरीके से बैन कर दिया। और अगर कोई महिला उनके खिलाफ कोई आवाज़ उठाती थी तो उसे डायरेक्ट अरेस्ट कर लिया जाता था और एग्जीक्यूट कर दिया जाता था। लेकिन दोस्तों, महिलाओं की जंग यहाँ तक ख़त्म नहीं हुई। उन्होंने हार नहीं मानी, उनका स्ट्रगल आगे 200 साल तक चलता रहा।
फिर फ्रांस ही नहीं, पूरी दुनिया की महिलाएं वोटिंग राइट्स के लिए मूवमेंट करती रहीं और आखिरकार 1946 में आकर फ्रांस की महिलाओं को उनके वोटिंग राइट्स मिल गए। तो सोचो ना कितनी बड़ी लड़ाई रही इनकी। द इवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी। दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके अगले टॉपिक की, द इवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी, यानी कि फ्रांस में स्लेव की हालत कैसी थी और आखिर ये स्लेवरी कैसे ख़त्म हुई। तो सबसे पहले जानते हैं स्लेवरी होती क्या है। स्लेवरी का मतलब होता है किसी इंसान को जबरदस्ती अपना नौकर बना लेना और उससे अपना मनचाहा काम कराना। और उस समय फ्रांस में स्लेवरी बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर थी। देखो फ्रांस के पास कई कैरेबियन आइलैंड की कॉलोनीज थी, जैसे कि ये 3 नाम बहुत फेमस आते हैं उनमें से। यहाँ पर सबसे ज़्यादा खेती होती थी, जैसे कि टैम्बैको हो गया, इंडिको, शुगर, कॉफ़ी, इनकी खेती की जाती थी। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि इन प्लांटेशन पर काम कौन करता था। यूरोपियंस तो वहाँ पर काम करने के लिए तैयार ही नहीं होते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें वहाँ का मौसम ही सूट नहीं करता था। दूसरा, कोई भी अपनी कंट्री छोड़कर दूसरी जगह जाकर काम करना नहीं चाहता था। तो फिर क्या हुआ? यहीं से शुरू हुआ स्लेव ट्रेड। फ्रांसीसी व्यापारी यूरोप से जहाज लेकर अफ्रीका की तरफ जाते थे। वहाँ से ये ऐसे लोगों को खरीदते थे जिन्हें स्लेव बनाया जा सके। उनके शरीर पर एक सील या निशान लगा दिया जाता था, फिर उसे रस्सियों से बांधकर जहाज़ों में भर दिया जाता था। इसके बाद वो जहाज़ अटलांटिक ओशियन पार करके कैरेबियन पहुँचते थे। यह सफ़र लगभग 3 महीनों का होता था और इसमें इन स्लेव्स को बहुत ही गंदी तरीके से ट्रीट किया जाता था और उन्हें बंद कमरे के अंदर रखा जाता था। फिर कैरेबियन पहुंचने के बाद इन स्लेव से खेती कराई जाती थी ताकि यूरोप के मार्केट में इंडिगो, कॉफ़ी, शुगर जैसी चीज़ें पहुंचाई जा सकें। इस पूरे बिजनेस को बोला जाता था ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड, क्योंकि अगर आप मैप में देखोगे तो अफ्रीका, अमेरिका और यूरोप ये तीनों मिलकर एक ट्रायंगल बनाते हैं। अब दोस्तों जब लुई 16 का टाइम था तो उस समय स्लेवरी को लेकर ज़्यादा क्रिटिसिज्म नहीं था। मतलब ज़्यादातर लोग इसको लेकर चुप थे, कुछ ज़्यादा बोल नहीं रहे थे। और सच कहें तो थर्ड स्टेट के कई अमीर लोग भी स्लेवरी से पैसा कमा रहे थे, इसलिए उन्होंने इसे हटाने की कोशिश भी नहीं की। लेकिन जब नेशनल असेंबली की पावर आई तो उन्होंने स्लेवरी पर चर्चा की, लेकिन एक्चुअली हटाया नहीं गया क्योंकि अमीर व्यापारी इसके खिलाफ हो जाते थे। फिर आता है 1794, जब जैकोबिन गवर्नमेंट पावर में आई तब उन्होंने एक बड़ा कदम उठाया, स्लेवरी को पूरी तरीके से बैन कर दिया और जितने भी स्लेव फ्रांस की कॉलोनीज में काम किया करते थे उन्हें आज़ाद कर दिया। लेकिन यह आज़ादी ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाई क्योंकि उसके बाद नेपोलियन पावर में आता है और उसने स्लेवरी को दोबारा वापस लिया है। लेकिन दोस्तों लंबी लड़ाई के बाद आखिरकार 1848 में फ्रांस की सभी कॉलोनीज से स्लेवरी को पूरी तरीके से एबॉलिश कर दिया गया। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं इस चैप्टर के आखिरी टॉपिक पर, द रेवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ, यानी कि 1789 के बाद आम लोगों की ज़िंदगी पर कैसे कैसे बदलाव हैं। तो सबसे पहला सवाल कि 1789 ही क्यों? क्योंकि इस साल नेशनल असेंबली पावर में आई थी और फ्रांस को संभालना शुरू कर दिया था और इसी के बाद लोगों की एवरीडे लाइफ में काफ़ी बदलाव आए। तो चलिए अब थोड़ा सा पीछे चलते हैं और 1789 के पहले की बात करते हैं। उस समय फ्रांस में किंग का रूल था। अगर किसी को कोई किताब, अखबार या किसी भी रिटन मटेरियल पब्लिक कराना होता था तो उसे राजा की परमिशन लेनी पड़ती थी। लेकिन फिर आती है नेशनल असेंबली, उसने इस सेंसरशिप को हटा दिया। मतलब लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत कुछ भी चीज़ लिख या पढ़ सकते थे और उसके लिए उसे राजा की परमिशन भी नहीं लेनी पड़ती थी। इससे एक ज़बरदस्त बदलाव आया, लोग खूब अखबार पढ़ने लगे और जितने भी प्रिंटेड आइटम्स थे सबका यूज़ करने लगे। सिर्फ शहरों तक ही ये चीज़ सीमित नहीं थी बल्कि गाँव तक भी ये चीज़ पहुँच चुकी थी। गांव में भी आम लोग नए नए आइडियाज़ पढ़ रहे थे और जान सकते थे कि आखिरकार देश में चल क्या रहा है। और जिन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता था उनके लिए प्ले ऑर्गेनाइज किए गए, गाने गाए गए और बहुत सारे फेस्टिवल्स किए जाते थे जिसके जरिए वो अपनी भावनाओं को इन लोगों तक पहुंचा सकते थे। लेकिन दोस्तों फिर आती है 1804 और इस साल एंट्री होती है नेपोलियन बोनापार्ट की। याद करो डायरेक्टरी के टाइम पर हमेशा लड़ाई झगड़े और पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी बनी रहती थी। इसी माहौल का फायदा उठाकर नेपोलियन पावर में आ गया। अब नेपोलियन एक मिलिट्री डिक्टेटर था। उसने सिर्फ फ्रांस पर ही कंट्रोल नहीं किया बल्कि आसपास के सारे देशों पर कब्जा कर लिया। कई लोग उसे मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप कहने लगे क्योंकि उसने बहुत सारे सुधार किए, जैसे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी को बचाने के लिए नए लॉ लाए, वेट और मेजरमेंट के लिए यूनिफॉर्म सिस्टम लागू कर दिया और साथ ही डेसिमल सिस्टम भी लेकर आया। शुरुआत में सबको लग रहा था कि नेपोलियन उन्हें आज़ादी दिला रहा है, लेकिन जल्दी सबको उसकी सच्चाई पता चल जाती है। नेपोलियन का मकसद आज़ादी दिलाना बिल्कुल भी नहीं था बल्कि लोगों पर राज करना था। और फिर आता है मशहूर बास्टिल ऑफ वाटरलू 1815। इसमें नेपोलियन हार जाता है और उसका साम्राज्य गिर जाता है। और इसी के साथ ही वीडियो कंप्लीट होती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही नए टॉपिक्स के लिए इस चैनल पर बने रहना। बाकी मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।